हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप सब अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 3 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हों चाहे रेलवे के पेपर हों, इन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग करंट अफेयर्स 3 अगस्त 2025 के द हिंदू से आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस तरह से आपको किसी टॉपिक में से जो एमसीक्यू बनाए जाएंगे उसमें ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है। एंड अगर कहीं पे मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो GS1, GS2 एंड GS3 में कौन से पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करके अपना सिलेक्शन हासिल कर सकें। इन सारी बातों को भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 3 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ में हमको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में इसरो के बारे में बात करनी है। न्यूज़ है, इसरो इज एमिंग फॉर अ 2027 लॉन्च फॉर इट्स LVM-3 लॉन्च व्हीकल इक्विप्ड विथ अ सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज। तो इसरो का एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है LVM-3, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में वो कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और मॉडिफिकेशन कर एक सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि लॉन्च व्हीकल LVM-3 में ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज को लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इनका ख्याल यह है कि 2027 तक ये इसमें कामयाब हो जाएंगे और 2027 में ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज के साथ में इक्विप्ड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 की ये लोग लॉन्चिंग कर देंगे। थोड़ा सा LVM-3 के बारे में बात करते हैं, फिर ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। LVM-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। GSLV यानी कि क्या, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लिख देता हूं यहां पे। तो पहले इसको जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोला जाता था, बाद में इसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशंस किए गए एंड इसके बाद अब इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है, इट इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। अब ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बस फिलहाल इतना समझिए कि इस लॉन्च व्हीकल की खासियत यह है कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है। It has its first experimental flight in 2014 and is ISRO's most powerful rocket till date। तो इसरो अपनी वेरियस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो अलग अलग रॉकेट्स इस्तेमाल करता है उसमें से एक रॉकेट जिसको पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था, आज जाना जाता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से। ये सबसे पावरफुल रॉकेट है इसरो का। मतलब ये कि जो सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट्स होती हैं या सबसे हैवीएस्ट आपके स्पेस लोड होते हैं उनको लिफ्ट ऑफ करके जो भी आपकी ऑर्बिट है उसमें स्थापित करने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। 2014 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी। 2014 में इसरो ने इसको पहली बार जो है टेस्ट किया था और उसके बाद से आज तक ये इसरो के सबसे हैवीएस्ट मिशंस को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। खास बात क्या है, 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। अब 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल होने का क्या मतलब है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझिए कि 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है एंड इसरो अभी कोशिश कर रहा है कि इसमें एक स्टेज होती है सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज, इस स्टेज को किसी तरीके से फिट किया जा सके और एक बार ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज अगर फिट हो जाती है तो उसके बाद में फिर 2027 में ये जो मॉडिफाइड LVM-3 है जिसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज का इस्तेमाल किया गया होगा उसके साथ या उसकी मदद का इस्तेमाल, उसका हेल्प लेते हुए ये फिर यूं कहना चाहिए कि ये जो एडवांस या मॉडिफाइड LVM-3 होगा इसका लॉन्च जो है 2027 में किया जाएगा। चलें अब ये होता क्या है, ये अलग अलग स्टेजेस, ये 3 स्टेज का मतलब क्या है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर ये देखेंगे कि सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज का क्या मतलब। तो आपको ये फोटोग्राफ दिख रही है। इस फोटोग्राफ में जो व्हीकल है इसका नाम है GSLV-MK3 या फिर LVM-3। अब इसमें आपको जो पूरा का पूरा ये रॉकेट है इसमें जो पे लोड होता है वो सिर्फ इतना सा है। इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये आपका मेन पे लोड है जिसको आपको अंतरिक्ष में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कक्षा में स्थापित करना है। उसके नीचे का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये वेरियस स्टेजेस हैं प्रोपल्शन की जिसकी मदद से इस पूरे के पूरे जो आपका इक्विपमेंट है इसको स्पेस में लेकर जाया जाएगा। तो देखें होता क्या है, जब लॉन्च होता है तो सबसे पहले आपके ये वाले जो बूस्टर्स होते हैं ये फायर अप होते हैं एंड ये वाले बूस्टर जब फायर अप हो जाते हैं तो इनकी मदद से जो है पूरा का पूरा व्हीकल जो है लिफ्ट ऑफ करता है। तो ये जो पहला आपका बूस्टर्स की फायरिंग होती है ये कहलाता है स्टेज 1। अब जब एक सर्टेन हाइट तक आप पहुंच जाते हैं उसके बाद में फिर आपके ये जो बूस्टर्स होते हैं इसमें जितना भी आपका फ्यूल होता है वो जल के खत्म हो जाता है। उसके बाद में ये जो सेकंड आपका ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये वाला बूस्टर ये आपका लाइट अप होता है और उसके बाद ये फर्दर जो है इसको आगे की तरफ में लेकर जाता है अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष में फिर स्थापित करने के बाद में ये भी जो है कटकर अलग हो जाता है। सिर्फ आपके पास में इतना सिस्टम बचता है। फिर ये जो सिस्टम है इसके साथ इसको और फर्दर जहां पे आपको लेकर जाना है उसके लिए फिर ये जो तीसरा वाला स्टेज है ये फायर अप होना शुरू होता है। ये फायर अप होता है और उसके बाद
में अल्टीमेटली जहां पर भी आपको स्थापित करना है, स्थापित करने के पहले ये हिस्सा भी कटकर अलग हो जाता है और आपका जो मेन पेलोड है ये स्थापित हो जाता है जिस भी कक्षा में आपको स्थापित करना है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस में जो प्रोपल्शन सिस्टम है जिनकी मदद से पूरी की पूरी सैटेलाइट को लिफ्ट अप किया जाता है, या फिर ये लोग कंबाइंड तौर पर ये पूरा रॉकेट जो है आपकी किसी भी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करता है, इसको वेरियस स्टेजेस बोलते हैं। सबसे पहली स्टेज में, या फिर यूं बोलना चाहिए कि जो लिफ्ट ऑफ कराने के लिए धरती से ये आपके बूस्टर से जो है ये फायर अप होते हैं, ये पूरे सिस्टम को ऊपर उठाते हैं, तो ये पहली स्टेज हो गई। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब इनका फ्यूल खत्म हो गया और ये अलग हट गए, तब उसके बाद में फिर इसमें जो फ्यूल भरा हुआ है वो जलना शुरू होता है, और फिर ये जो है आपको एक सर्टेन उसके आगे जो फर्दर हाइट तक लेकर जाता है। जब इसका फ्यूल खत्म हो गया तो फिर ये भी कट के अलग हो जाता है। उसके बाद बचा ये वाला हिस्सा, फिर ये जो है ये वाला, इसमें जो फ्यूल है वो जलना शुरू होता है, और इसके और फर्दर जो है आपको अंतरिक्ष में जहां पर लेकर जाना है उस कक्षा तक ये लेकर जाता है, वहां पे फिर ये भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस जो है आपके कंबशन की या प्रपल्शन की वो पूरी हो जाती हैं, और इनकी मदद से फिर आपने अपने सैटेलाइट को जिस भी कक्षा तक भेजना था वहां भेज दिया, ये कट के अलग हो गया और उसके बाद में ये वहां पर जाकर स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो वेरियस स्टेजेस आती हैं जब आपके रॉकेट के अलग अलग जो आपके अलग अलग हिस्से जो हैं या फिर अलग अलग प्रपल्शन सिस्टम काम करते हैं और आपकी सैटेलाइट को जो भी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट है वहां तक लेकर जाते हैं, तो ये कहलाते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रपल्शन। तो उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। तो अब इस 3 स्टेजों की लॉन्च व्हीकल में कोशिश ये की जा रही है कि ये सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेज जो है इसको इंक्लूड कराया जाए। मतलब ये कि जो यहाँ पे अलग अलग आपकी ये फायरिंग हो रही है, इसी में कहीं पर एक जो स्टेज होगी उसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी मदद से जो है इसको और ज्यादा कह सकते हैं कैपेसिटी को एनहांस करने की जो है कोशिश की जाएगी। तो अब ये होता क्या है सेमी प्रपल्शन क्रायोजेनिक स्टेज, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसे। सेमी क्रायोजेनिक स्टेज, इट इज डिजाइंड टू इंक्रीज पेलोड कैपेसिटी व्हाइल कीपिंग कॉस्ट डाउन। तो इसको किस बात का ध्यान रख के बनाया गया है, आपको पेलोड कैपेसिटी बढ़ानी है। आज की तारीख में इसरो का जो LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, उसकी पेलोड कैपेसिटी 4200 किलोग्राम की है। मतलब मैक्स टू मैक्स आप 4200 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसको आप इससे उठा सकते हो। मगर इसी को अगर आप नासा को भी छोड़ दीजिए, आप स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फैल्कन हैवी, जो इनका सबसे पावरफुल लिफ्ट ऑफ रॉकेट है फैल्कन हैवी, इसकी कैपेसिटी के साथ में आप कंपेयर करो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, गूगल करके आप देखो कि फैल्कन हैवी जो है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितने हजार किलोग्राम की है, तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो एक प्राइवेट कंपनी जो है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो है, उसने बड़े पावरफुल रॉकेट डेवलप कर लिए हैं जो कई 4200 किलोग्राम से कई गुना ज्यादा के हैवी सैटेलाइट्स को जो है लिफ्ट ऑफ करके वो स्पेस में लेकर जा रहे हैं। बट हमारा जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4200 किलोग्राम ही है। तो इसको बढ़ाने के लिए अब अलग अलग आपके जो स्टेजेस होते हैं प्रपल्शन के, उसमें चेंज किया जा रहा है। उसमें चेंज, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा फ्यूल है, इन तीनों स्टेजेस में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, इसका भी अपना अच्छा खासा वजन होता है। इसके वजन के चलते अब ये जो आपके सैटेलाइट है इस या फिर ये जो भी आपका पेलोड कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इस पेलोड कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, इस पेलोड की जो कैपेसिटी है 4000 से बढ़ा के लेट से अपन 6000 किलोग्राम या 7000 किलोग्राम कर दें, तो उसके लिए फिर एक ही तरीका है कि यहां पर जो ये फ्यूल का वेट है वो अपने को कम करना पड़ेगा, या जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है या उसका या तो वॉल्यूम आप कम करो, वजन कम करो, या फिर कम मात्रा में ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर लो जो आपको उतना ही थ्रस्ट दे जो इतना यहाँ पे जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसकी मदद से आपको मिल रहा है। तो वो सारी चीजें आपको करना पड़ेंगी, और उसके लिए ये सेमी क्रायोजेनिक स्टेज जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें होगा ये कि आप ये रॉकेट LVM-3 जो है इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की, इसके पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें भी कोशिश ये है कि इसके लिए आपकी जो कॉस्ट है उसको कम रखा जाए। क्योंकि स्पेसएक्स हो गया या नासा वाले हो गए, इनके पास में बजट की कोई दिक्कत नहीं है, अपने देश में जो है बजट का बड़ा इशू है। तो कॉस्ट को कम रखकर आपकी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाना जो है वो मेन चैलेंज है। एंड फिलहाल आपका जो ये 4200 किलोग्राम का पेलोड कैपेसिटी है, मैक्सिमम आपकी जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाने की, सिग्निफिकेंटली इसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। होगा ये कि जब सेमी क्रायोजेनिक स्टेज फिट किया जाएगा, अब या तो सेमी क्रायोजेनिक स्टेज जो है आपका पहली स्टेज में लगाया जाएगा, दूसरी स्टेज में लगाया जाएगा, तीसरी स्टेज में लगाया जाएगा, मगर जहां कहीं पे भी आपका ये सेमी क्रायोजेनिक स्टेज लगेगा, इससे हमको सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है आपकी पेलोड कैपेसिटी में देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो सेमी क्रायोजेनिक आपका ये जो स्टेज है, इसकी खासियत ये है कि ये आपका एक स्पेशली रिफाइंड किस्म का केरोसिन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन होता है जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LOX, उसके मिक्सचर को प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी कि यहां पर जो आपका जो भी फ्यूल इस्तेमाल होने वाला है उसमें किन दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, रिफाइंड केरोसिन का और लिक्विड ऑक्सीजन का। अब रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन आपको ठीक ठाक मात्रा में एक डिसेंट कॉस्ट पे मिल जाते हैं, तो उसकी मदद से फिर आप जो ये प्रोपेलेंट इस्तेमाल करोगे सेमी क्रायोजेनिक स्टेज में, इसका जो कॉस्ट है वो उतना ज्यादा नहीं जाएगा जितना इसकी जगह किसी और तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल करने से कॉस्ट चला जाता। अब इसकी मदद से फिर कोशिश ये की जाएगी कि अगर फ्यूल का कॉस्ट आपका कट जाता है, फ्यूल की कॉस्ट में अगर कटिंग होती है और पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फ्यूल की कॉस्ट कटिंग और पेलोड कैपेसिटी बढ़ने से आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पूरे हो जाएंगे। आपके जो GSLV MK3 कहलाता था, LVM-3, उसकी 4200 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा के पता चला अपन 1000 किलो या 2000 किलो बढ़ा भी दिया, पैसे भी आपके कम लग रहे हैं, और सेमी क्रायोजेनिक स्टेज में जो आपका फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो आपके रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी मदद से आपकी जो फ्यूल खरीदने में भी जो खर्चा होता है या फ्यूल को पूरी जो प्रोसेसिंग होती है इसकी, उसमें जो आपका पैसा लगता है वो भी जो है बच जाएगा। हालांकि अब ये पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसके ऊपर काम चल रहा है, एंड जब ये पूरी टेक्नोलॉजी
आपकी परफेक्ट हो जाएगी तभी 2027 में इसका इस्तेमाल होगा। एक बार जब ये परफेक्ट हो गई तो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है ना सिर्फ आपका एलवीएम में इस्तेमाल होंगे, मगर इसरो जो और आपके ज्यादा पावरफुल किस्म के लॉन्च व्हीकल्स बनाना चाह रहा है फ्यूचर मिशन के लिए, और फ्यूचर मिशन में भी खास तौर पे जो आपका इंडिया का खुद का जो हम लोग स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए काफी हैवी लिफ्ट ऑफ आपको करना पड़ेंगे। उसके लिए फिर ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है इनका इस्तेमाल, या फिर सेमी क्रायोजेनिक इंजन की जो स्टेजेस हैं इनका इस्तेमाल आपके फ्यूचर के लॉन्च व्हीकल्स में होगा। एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको जो है पूरा डेवलप किया जा रहा है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, तो 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इसरो का जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसका नाम क्या है। याद रखना है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, जिसको पहले GSLV-M3 के नाम से यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। ये कितने स्टेजेस का लॉन्च व्हीकल है, तो ये 3 स्टेजेस का लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल की वेरियस स्टेजेस का मतलब क्या होता है, तो प्रपल्शन सिस्टम जो अलग अलग वक्त पे आपका इग्नाइट अप होते हैं और जिससे वो पूरा रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है और आपका पेलोड स्पेस की तरफ में जाता है, ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपके 2 बूस्टर्स चलते हैं, जब वो जल के खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बीच में जो लगा हुआ है, जो जिसकी फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई, ये वाला हिस्सा चलता है। जब ये खत्म हो जाता है और ये अलग हो जाता है तो फिर ये वाला हिस्सा जो है वो इस्तेमाल में आता है। ऐसे आपके जो अलग अलग प्रपल्शन सिस्टम्स वेरियस स्टेजेस पे जो है ऑपरेट करते हैं आपकी पूरी की पूरी सैटेलाइट को स्पेस में लेकर जाने के लिए, वो कहलाते हैं वेरियस आपकी स्टेजेस ऑफ द लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बनेगा कि सेमी क्रायोजेनिक propulsion स्टेज की क्या खास बात है, तो ये 2 चीजें कर रहा है। एक तो आपकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ा रहा है जो फिलहाल 4200 किलोग्राम पर है, और दूसरा इसकी कॉस्ट को डाउन रख रहा है। ये किस तरीके के प्रोपेलेंट का इस्तेमाल कर रहा है, रिफाइंड किस्म के कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है ये इस्तेमाल में लेकर आ रहा है। क्या ये पूरी तरीके से अभी आपका ऑपरेशनल हो गया है, जवाब है नहीं। एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, टेक्नोलॉजी जो है वो बना ली गई है मगर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एक बार जब होगा जाएगा तो उसके बाद में फिर इसकी एक्चुअल टेस्टिंग जो है 2027 में होगी, और फिर इसको और जैसे जैसे परफेक्ट किया जाएगा वैसे वैसे आपके फ्यूचर के जो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं जो बनेंगे इसरो में आगे, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो यहाँ से बन सकते हैं और अपने मन को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको महानदी नदी के बारे में बात करनी है। तो समाचार ये है कि उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ हैव डिसाइडेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ओवर महानदी रिवर एमिकेबली। They decided this after prolonged legal battle with case still going on in Mahanadi Water Dispute Tribunal. तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने यह फैसला किया है कि महानदी नदी के वाटर शेयरिंग को लेकर उनके बीच में जो विवाद की स्थिति बनी हुई है काफी वक्त से, इसको वो लोग साथ में बैठकर सुलझाएंगे। कानूनी रूप से जो कोर्ट में आपका मसला चल रहा है उसको खत्म करते हैं और आपस में बैठकर एमिकेबली डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये जो महानदी का पानी है छत्तीसगढ़ कितना इस्तेमाल करेगा और उड़ीसा कितना इस्तेमाल करेगा, और जो विवाद है उसको साथ में बैठकर टाला जाएगा। अब ये फैसला इन्होंने लिया है और इस वक्त में भी महानदी का जो वाटर डिस्प्यूट है उसको लेकर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। उसमें अभी भी केस जो है पेंडिंग है एंड इन्होंने जो है ये फैसला लिया है। ये जो फैसला है इन्होंने ये अभी ले लिया है और इस पे भी अभी जो है ट्रिब्यूनल में केस आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा फैसला है। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि हमारा जो ये फेडरलिज्म है वो कितना मजबूत है। पानी को एक सेंसिटिव इशू है, पानी बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है एंड इसको लेकर काफी सारे जो है विवाद अलग अलग स्टेट्स के बीच में होते रहते हैं किसी ना किसी रिवर की वाटर शेयरिंग को लेकर। उसमें जनरली जो मैटर है फिर वो ट्रिब्यूनल के पास में जाता है, ट्रिब्यूनल में फैसला आता है तो किसी एक के पक्ष में होता है, किसी एक के पक्ष में नहीं होता, या इस तरह से आता है कि दोनों ही पक्षों को मंजूर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फिर कोई फैसला दे दे तो उसके बाद फिर राजनीति होती है, इमोशनली लोग बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, मारकाट लड़ाई झगड़े 10 तरीके की चीजें। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी के पानी को लेकर जो है वो डिस्प्यूट कई बार वायलेंट हो जाता है, इस तरीके की चीजें। उसमें अब 2 राज्यों का एकदम निकल कर आना और बोलना कि यार ये कोर्ट कचहरी बंद करो, साथ में बैठते हैं और मिलकर जो है इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे काम नहीं बन सकता। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है और ये भी बताता है कि हमारा फेडरेशन या फिर हमारा जो फेडरलिज्म है या हमारी जो डेमोक्रेसी है कितना मजबूत है कि अल्टीमेटली सारे मसले जो है वो टेबल पर ही हल होते हैं और ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती कि कोई एक आदमी जीत जाए कोई एक आदमी हार जाए वाला नैरेटिव खड़ा किया जाए। विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। तो ये तो हो गया समाचार। अब ये अपने लिए इतना कोई काम का नहीं है, इसमें से कोई एमसीक्यू या कोई सवाल वगैरह नहीं बनेगा कि भाई ये कौन से 2 राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे नदी को लेकर तो उन्होंने जो है एमिकेबली सॉल्व करने का फैसला लिया, इस तरीके का सवाल कोई नहीं पूछेगा। मगर क्योंकि महानदी नदी के बारे में ये फैसला ये एक डिसीजन जो है दोनों राज्यों ने लिया है तो इसके चलते महानदी नदी जो है वो हाईलाइट हो गई। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं महानदी के ऊपर, तो थोड़ा सा वो अपने को पता होना चाहिए और वही अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस करंट अफेयर में जो अपने लिए काम की चीज है महानदी रिवर की बेसिक एस्पेक्ट्स को पता होना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन अपने लिए बन सकते हैं। तो महानदी इज वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। एक एक इसके हिस्से को देखते हैं। देखें भारत में 2 तरीके की नदियां होती हैं, एक हिमालयन रिवर्स होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं और नॉर्थ में बहती हैं, एक आपकी पेनिनसुलर रिवर होती हैं जो इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है इसमें बहती हैं। इसमें भी 2 तरीके की नदियां हैं, एक वो नदियां हैं जो आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं जिनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाता है, और एक वो नदियां हैं जो आपका अरेबियन सी की तरफ में बहती हैं इनको आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाता है। तो महानदी जो है ये एक आपका पेनिनसुलर रिवर है यानी कि आपके पेनिनसुलर पार्ट में बहती है, सेंट्रल इंडिया से पेनिनसुलर पार्ट की तरफ में जाती है। दूसरा ये ईस्ट की तरफ में फ्लो करती है यानी कि अल्टीमेटली जब समुद्र में मिलती है तो ये कहां पर जाके गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। एंड 2 स्टेट्स जो हैं
उसमें ये लोकेटेड है। एक आपका छत्तीसगढ़ है, एक आपका उड़ीसा है। इट रैंक्स सेकंड टू द गोदावरी रिवर अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो पेनिनसुला में जो आपकी या इंडियन पेनिनसुलर रीजन में जो आपकी नदियां बहती हैं, उसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी, और इसको कई बार दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। हालांकि अपन बात महानदी की कर रहे हैं, मगर क्योंकि गोदावरी नदी की बात आई है तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी जो है उसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो हमको याद रखना है, गोदावरी जो है इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया में। महाराष्ट्र से आपका शुरू होती है, नासिक से, और वो भी अल्टीमेटली ईस्ट की तरफ में फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। तो गोदावरी के बाद में जो सबसे आप कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? वो आपकी महानदी रिवर है। छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, फ्लो करते उड़ीसा में जाके गिरती है, एंड वाटर पोटेंशियल में गोदावरी नदी के बाद में, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, पानी के वाटर पोटेंशियल के मामले में सेकंड रैंक पर आती है। ओरिजिन छत्तीसगढ़ में शुरू होती है, एक पहाड़ियां पड़ती हैं या एक रेंज पड़ती है, इनको बोला जाता है सिहावा रेंज। छत्तीसगढ़ का एक धमतारी करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिहावा रेंज करके एक जगह है या एक हिल्स है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, वहां से फिर जो है शुरू होती है। उसके बाद ईस्ट की तरफ में फ्लो करते हुए उड़ीसा में एंटर करती है, और उड़ीसा में फिर अल्टीमेटली ईस्टर्न घाट्स में एक रिवाइन काटते हुए उसके बाद में जाकर फिर अपना ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल थ्रू सेवरल चैनल्स नियर द मेजर सी पोर्ट टाउन पारादीप, द रिवर एंटर्स द प्लेन्स ऑफ उड़ीसा नियर कटक एंड फॉर्म्स अ डेल्टा। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने के पहले ये डेल्टा भी बनाती है कटक वगैरह के रीजन के आसपास में। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? एक नदी, लेट से आपका ये समुद्र है और यहाँ पर जाके, और यहाँ से एक नदी जो है फ्लो करते हुए आ रही है, तो एक स्ट्रीम के रूप में नदी जो है पानी में ना, ये समुद्र में ना गिरने की जगह अगर ये करे कि कई सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, जैसे एक हिस्सा ये हो गया, 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 ऐसे कई सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड होने के बाद में जाके अगर वो समुद्र में गिरती है, तो ये जो हिस्सा बनकर तैयार हुआ है, ये जो रीजन है, इसको डेल्टा बोला जाता है, इसको कहते हैं डेल्टा। तो महानदी रिवर भी समुद्र में गिरने के पहले डेल्टा बनाती है, और ये एक फीचर है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरने वाली ज्यादातर नदियों में देखा जाता है, चाहे गोदावरी हो, चाहे महानदी हो, चाहे कावेरी हो, सब जो है ये समुद्र में गिरने के पहले डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या है, ये भी याद रखना, एक नदी समुद्र में गिरने के पहले जब कई सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और उसके बाद में जाके समुद्र में गिरती है, तो ये जो हिस्सा आपका कहलाता है जिसमें कई सारी स्ट्रीम्स में ये डिवाइड हुई है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। गंगा डेल्टा भी है आपके पास में सुंदरबन के इलाके में। इसी तरीके से अलग अलग रिवर्स के अलग अलग डेल्टास जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 860 किलोमीटर के आसपास, 860 किलोमीटर, लगभग 900 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज। तो यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आपका पेनिनसुलर रिवर जो है उनमें सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, या फिर पेनिनसुला में जो नदियां बहती हैं उनमें दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? याद रखना है गोदावरी। सेकंड रैंक पर कौन आती है आपकी फिर ये वाटर पोटेंशियल के मामले में? तो जवाब हो जाएगा महानदी। महानदी रिवर किन राज्यों में बहती है? उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, उसके बाद में उड़ीसा की तरफ में जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपका ये क्या कहते हैं, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 860 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ है। ये कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपके बनकर तैयार होते हैं, अपने को इनको ध्यान रखना। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सिल्ट डिपॉजिटिंग स्ट्रीम्स इन द इंडिया। अब यहाँ पर एक जो शब्द आ रहा है सिल्ट, इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। सिल्ट का मतलब अगर आप टेक्निकली देखें तो गीली मिट्टी होता है। सिल्ट का मतलब होता है गीली मिट्टी। तो अगर कोई नदी अपने साथ में काफी सारी मात्रा में गीली मिट्टी बहा के ला रही है, या फिर गीली मिट्टी के साथ में बहुत सारा बोल्डर, छोटे छोटे कंकर पत्थर ये सब बहा के ला रही है, और कहीं एक जगह से उठा के लाती है और किसी दूसरी जगह पर अगर उनको डिपॉजिट कर देती है, तो इसको जो है बोला जाता है सिल्ट डिपॉजिटिंग। तो कई सारी नदियां हैं, खासतौर पर आपको अगर हम बात करें अगर हिमालयन रिवर्स में, तो वो काफी सारा जो है अपने साथ में इस तरीके का सिल्ट और बाकी बोल्डर पत्थर ये सब हिमालय के जो अपर रीचेस हैं वहां से लेकर आती हैं और लोअर रीचेस की तरफ में उनको डिपॉजिट करती हैं। उसी तरीके से आपका जो ये महानदी है ये भी काफी मात्रा में गीली मिट्टी या फिर सिल्ट जो है एक हिस्से से लेकर जाती है और दूसरी जगहों पर डिपॉजिट करती है। काफी बड़ी मात्रा में ये अपने साथ में सिल्ट जो है लेकर चलती है और एक से दूसरे रीजन में उनको डिपॉजिट करवाती है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम क्या है? सेवनाथ, जोंक, हासदेव, मांड, इब, ओंग और तेल। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में एक डैम है जिसका नाम है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम दुनिया का लार्जेस्ट अर्थन डैम है। अर्थन डैम का मतलब यह होता है कि आपकी जो भी मिट्टी है उसको कंपैक्ट आपने किया है, रेत है आपने उसको कंपैक्ट किया है, और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, प्लास्टिक और इस तरीके की चीजें, उन सबको अगर आपने कंपैक्ट कर उनका कंपैक्शन वगैरह बनाकर एक मूंड बनाया, और उस मूंड की मदद से अगर आप डैम का काम ले रहे हो, अगर आप वाटर को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हो, बात को समझिएगा, मिट्टी हो गई, रेत हो गई, या फिर आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, आपका प्लास्टिक और इस तरीके की चीजें, इन सबको लेकर अगर आपने इनको कंपैक्ट किया, इनके साथ में कुछ केमिकल प्रोसेसिंग कर कर अगर आपने इनका कंपैक्शन की प्रोसेस करी है और उसके बाद में उसका फिर एक बड़ा सा मूंड बनाया है, या फिर उसको डैम का स्ट्रक्चर देकर आपने पानी रोकने की कोशिश करी है या पानी रोकने का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोलते हैं अर्थन डैम। तो दुनिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है उसका नाम है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम है उड़ीसा में, और इसको भी जो है महानदी रिवर के ऊपर जो है बना के तैयार किया गया। लगभग 26 किलोमीटर के आसपास जो इसकी लेंथ है, एंड इसको भी महानदी रिवर के ऊपर
बनाया गया है। इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए होता है, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए होता है और पावर जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो चिलिका लेक है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। चिलिका लेक named a wetland of national importance, international importance under the Ramsar Convention, gets 60% of its inland flow from Mahanadi river system, mainly from its tributary Daya and Bargavi। तो ये जो चिलिका लेक है, जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इकोसिस्टम या वेटलैंड माना जाता है एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड जो है रामसार कन्वेंशन के तहत में इसको डिक्लेयर किया गया है। इसमें भी लगभग जो पानी इसको मिलता है जमीनी क्षेत्र से आने वाली नदियों से, जो पानी इसको मिलता है उसका 61% महानदी रिवर सिस्टम की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, दया और बारगावी, वो इसको सप्लाई करती हैं। तो कुल मिलाकर अपने को एक बात समझ में आती है कि महानदी रिवर सिस्टम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है एंड कुल मिलाकर इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से के लिए इंपॉर्टेंट है एंड उड़ीसा के लिए तो कह रही लाइफलाइन ही है। इसके बिना उड़ीसा में जो है आपका सिविलाइजेशन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसका मैप देखते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ से जो है ये देखिए यहां से शुरू होते हैं, छत्तीसगढ़ से आपका शुरू होकर फिर ये नदी जो है आगे की तरफ में बढ़ती है। इसके ऊपर यहाँ पे हीराकुद डैम बना हुआ है। इसके बाद में फिर ये आगे जाती है, यहाँ पे फिर आपका चिलिका लेक जो है, इसमें इसकी दो ट्रिब्यूटरीज उसको फीड करती हैं। यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है और अल्टीमेटली भुवनेश्वर के पास में ये समुद्र में गिर जाती है। तो ये इसका पूरा का पूरा कोर्स है और ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। हासदे हो गई, मांद हो गई, इब हो गई, जोंग हो गई, ओंग हो गई, तेल हो गई, शियोंग हो गई, ये सारी की सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये गहरे नीले कलर की आपकी महानदी है, इस तरीके से फ्लो करती है और उसमें जो हल्के नीले कलर की हैं अलग अलग इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये चिलिका लेक यहाँ पर बनी हुई है, इसमें इसकी ये दो ट्रिब्यूटरीज जो है पानी गिरा रही हैं, तो उसका काफी बड़ी मात्रा में चिलिका लेक का जो पानी है वो यहाँ से इसको चिलिका लेक को मिलता है एंड भुवनेश्वर के पास में यहाँ से ये टूटने लगती है, डेल्टा बनने लगते हैं और अल्टीमेटली जाके फिर ये समुद्र में गिर जाती है। ये जो है इसका पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ये इसका पूरा का पूरा कोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एंड एक अच्छा फैसला है कि इसके ऊपर लड़ाई, इसके वाटर शेयरिंग को लेकर लड़ाई झगड़ा करने की अपेक्षा दोनों राज्यों ने फाइनली बैठकर फैसला किया है कि वो इसके जो भी आपका वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट उसको सुलझाएंगे एमिकेबली, साथ में बैठकर टेबल पे डिस्कशन करेंगे, ना कि कोर्ट में जाके लड़ेंगे। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें अब थर्ड न्यूज देखते हैं। इसमें हमको जुलाई डिक्लेरेशन के बारे में बात करनी है। समाचार है, Bangladesh interim government led by Mohammad Yunus said that it will unveil on 5th of August the July declaration. It will coincide with first anniversary of ouster of then Prime Minister Sheikh Hasina. तो बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, जिसको मोहम्मद यूनुस चला रहा है, या मोहम्मद यूनुस जिस इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया है, उसने ये बोला है कि 5 अगस्त को हम लोग एक डिक्लेरेशन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है जुलाई डिक्लेरेशन। अब 5 अगस्त को इसको इसलिए लॉन्च करेंगे क्योंकि 5 अगस्त को 1 साल या फिर पूरी एक एनिवर्सरी हो जाएगी। वो जो वहां पे पूरा एक आपका जो घटनाक्रम चला था जिसके चलते शेख हसीना को जो है सत्ता छोड़ के देश छोड़ के भागना पड़ा था और उसके बाद में फिर वहां पे एक तरीके से जो है आर्मी ने टेक ओवर किया था और उसके बाद में फिर इन लोगों को जो है इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह बनाने का मौका दिया था। ये पूरी की पूरी चीज को 1 साल हो जाएगा। 5 जुलाई के दिन ये घटना घटी थी, तो 5 जुलाई के दिन इस पूरी की पूरी घटना को क्योंकि 1 साल हो जाएगा, तो उस 1 साल और ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है जुलाई अगस्त के बीच में हुआ था पिछले साल, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग उसकी एनिवर्सरी पे एक डिक्लेरेशन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जुलाई डिक्लेरेशन। अब सवाल उठता है कि जुलाई डिक्लेरेशन में है क्या? तो जवाब है, यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट वांट्स टू गिव constitutional recognition to the student led uprising that took place last year in July August that led to the ouster of Sheikh Hasina। देखें पिछले साल हुआ क्या था, आरक्षण को लेकर या रिजर्वेशन को लेकर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने एक पूरा का पूरा मूवमेंट चलाया था। 1971 का जो पूरा वॉर हुआ था, 1971 के वॉर के बाद में, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कुछ लोगों को या उनके जो बच्चे हैं उनको एक रिजर्वेशन दिया जाता है या दिया जाता था। उस रिजर्वेशन के खिलाफ कुछ छात्र जो हैं वो सड़कों पे निकल कर आ गए। शेख हसीना ने उनके खिलाफ फिर जो है ब्रूटल आपका क्रैकडाउन करने की कोशिश करी। मामला जो है वो हाथ से निकल गया और ज्यादा लोग इसके साथ में आके जुड़े और इसको इस तरह से बताया गया कि स्टूडेंट्स ने जो है पूरी की पूरी अपराइजिंग कर दी है। जुलाई अगस्त में पूरा ये मसला चला। उसके बाद में हालांकि जो घटनाएं हुई हैं उससे एक बात समझ में आ गया कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट्स का मैटर नहीं था, इसमें बहुत सारी जो है बाहर की शक्तियां शामिल थी और शेख हसीना से कुछ बातें मनवाने की कोशिश की जा रही थी। जब शेख हसीना नहीं मानी तो अल्टीमेटली फिर उनके खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र किया गया जिसमें स्टूडेंट्स को आगे रखा गया और ये पूरा प्रोसेस करवाया गया। तो खैर अब बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, बट अल्टीमेटली इनका कहना यह है कि जो स्टूडेंट लेड अपराइजिंग हुई थी जिसका जुलाई अगस्त में पिछले साल, जिसके चलते शेख हसीना को सत्ता छोड़ना पड़ा था, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहते हैं। हम संवैधानिक तौर पर जो है इसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की का एक इवेंट था और इसके चलते हमारे देश के ऊपर जो है बहुत अच्छा असर पड़ा। और ये जो पूरा का पूरा डिक्लेरेशन होगा इस स्टूडेंट लेड अपराइजिंग को, जिसके बारे में आज हम जानते हैं 1 साल के बाद में कि वो प्योरली एक स्टूडेंट लेड अपराइजिंग नहीं था, उसमें बाहर से बहुत सारी शक्तियां काम कर रही थी, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग जुलाई डिक्लेरेशन जो है बोलेंगे। तो ये जो है आपका इसके द्वारा किया जा रहा है यूनुस की सरकार के द्वारा और इसको जो है जुलाई डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश के साथ में तनातनी चली रही है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर बांग्लादेश वालों ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो कल को हमको एक मिलिट्री एक्शन इनके खिलाफ में लेना पड़ जाए। ऐसी परिस्थिति में अब ये क्योंकि न्यूज में बने हुए हैं, इनके साथ में तनातनी चली रही है और हमको पता है शेख हसीना जो है प्रो इंडिया थी, जो लोग वहां पर आ गए हैं वो प्रो इंडिया नहीं है एंड इससे कहीं ना कहीं आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो है सिक्योरिटी भी जो है भारत की खतरे में पड़ रही है।
तो इन सब चीज़ों के चलते बांग्लादेश फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ है, और बांग्लादेश में अगर इस तरीके की खबरें उठ रही हैं तो एग्जामिनर्स भी यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि जुलाई डिक्लेरेशन क्या है। सवाल आया तो सीधा सीधा एक एमसीक्यू बनेगा कि भैया जुलाई डिक्लेरेशन क्या है, या किस देश से रिलेटेड है, कहाँ डिक्लेयर हुआ था। तो ये दो तीन बातें हैं, बांग्लादेश से रिलेटेड है। शेख हसीना का जो आउटस्टर हुआ था ये स्टूडेंट लेड अपराइजिंग में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस जिसको चला रहा है, ये लेकर आया है, या ये लेकर आने वाला है फॉर दैट मैटर। इस रिकॉग्निशन को जो है जुलाई डिक्लेरेशन ये लोग बोल रहे हैं। चलें, सिंपल सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आया तो सीधा 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 यही पूछेंगे कि जुलाई डिक्लेरेशन किस देश में लॉन्च हुआ है, या किसने जो है किया है, या फिर इसका किससे क्या लेना देना है। तो थोड़ा सा अपने को एक आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 4 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।